गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है जयदीप प्रमाणिक और आप सबों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सी वी रमन एकेडमी पे। आज हम आप लोगों के लिए मॉडल सेट लेके आए हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस आप 2023 में है उसको हम करेंगे। साथ में हम उस क्वेश्चन से मिलता जुलता आपको कुछ क्वेश्चन भी या फिर कुछ कॉन्सेप्ट बता देंगे, ताकि अगर वो बोर्ड में आपको आ जाए तो वो आपको करने में मदद करेगा। तो चलिए बिना देरी किए इसको कर लेते हैं स्टार्ट। तो आपका जो केमिस्ट्री में जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी BCC यूनिट सेल ऑफ ए मोनो एटोमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। ये बहुत सिंपल सवाल है और ये इस प्रकार के सवाल आपको पूछे जा ही रहे हैं। इससे पहले भी 2022 में जो मॉडल सेट जेक के द्वारा जारी किया गया था उसमें भी ये कुछ सवाल आपको देखने को मिले थे। तो चलिए इसको करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो आप जानते होंगे, अगर आप जान रहे हैं तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका बॉडी सेंटर यानी BCC में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 2 होते हैं। अब देखते हैं कि इसमें से कुछ यहाँ पे BCC पूछा है। अब यूनिट सेल को थोड़ा देख लीजिए आप, टाइप के कैसे होते हैं। BCC पूछा है, कभी आपको FCC पूछ सकता है, कभी आपको इन सेंटर पूछ सकता है, कभी आपको सिंपल यूनिट सेल पूछ सकता है। हम क्या बताना चाह रहे हैं वो देखिए कि जो यूनिट सेल होते हैं, यूनिट सेल क्या होता है ना, यूनिट सेल एक प्रकार का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, एक प्रकार का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं जो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे हम बनाए हुए हैं हम आपके लिए। तो यूनिट सेल जो होते हैं उसके मेन टाइप्स को अगर देखे जाए तो वो 4 टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। वो पहला जो मेन टाइप्स होता है वो होता है सिंपल यूनिट सेल, या फिर हम इसी को प्रिमिटिव यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं। एक होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जिसको हम BCC, एक होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जिसको हम FCC, और एक होता है इन सेंटर्ड यूनिट सेल। अभी आपको नंबर ऑफ एटम्स BCC के लिए पूछा है यानी बॉडी सेंटर के लिए, आपको सिंपल के लिए पूछ सकता है, फेस के लिए पूछ सकता है और इंड के लिए भी पूछ सकता है। आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले तो आपको ये सब जानना पड़ेगा कि सिंपल क्या होगा, बॉडी सेंटर हम किसे बोलेंगे, FCC हम किसे बोलेंगे, इंड हम किसे बोलेंगे। चलिए सबको हम तो आपको थोड़ा समझा ही देते हैं। सिंपल यूनिट सेल क्या होता है ना, आप ये फिगर को देखिए। इस फिगर में 8 कोना बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इस प्रकार का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में अगर पार्टिकल्स कोना जो 8 कोना है, अगर 8 कोने में 8 पार्टिकल्स आपको देखने को मिले तो वो होगा सिंपल यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है कि कोना जो 8 है उसमें पार्टिकल्स 8 के 8 तो रहेंगे ही, साथ में एक पार्टिकल्स उसके मिडिल यानी बीच में भी होता है, तब हम उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर क्या होगा कि कोना जो 8 है वो 8 कोना में तो रहेगा ही, साथ में अगर हम एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट देख रहे हैं तो उसका फेस कितना होगा। फेस यानी दीवार पकड़ लीजिए, जैसे आपका घर जो है वो 3 डायमेंशनल होता है तो उसका जो फेस होता है वो 6 होता है। 4 दीवार, एक छत और एक आपका फ्लोर, मतलब नीचे जहाँ आप खड़े होते हैं ना। तो सिंपल यूनिट सेल तो बहुत सिंपल है, 8 कोना में 8 पार्टिकल्स होंगे, एकदम सिंपल। बॉडी वाला में 8 में तो 8 कोना में तो होगा ही, साथ में एक मिडिल में भी होगा। फेस सेंटर में क्या होगा, 8 कोना में तो होगा ही, साथ में सभी फेस। कितने फेस होते हैं एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में? तो 6 फेस। तो 6 फेस में उसका पार्टिकल्स होते हैं। और इन सेंटर में क्या होगा कि 8 कोना में तो होगा ही, साथ में 2 अपोजिट फेस में होंगे। 2 अपोजिट फेस का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए एक पार्टिकल्स को आप अपने छत में रख दिए तो उसका अपोजिट कौन सा वाला होगा, नीचा जहाँ पे आप खड़े होते हैं, ठीक है। तो वो अपोजिट फेस में होते हैं तो हम इसको इन सेंटर बोलते हैं। अब इसको निकालने का तरीका, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का तरीका के लिए आप सिंपल से ये बात थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। पहला कि कॉर्नर एटम, कॉर्नर मतलब जो कोना में है, कोना में जो भी एटम्स होता है उसको कितना भाग प्राप्त होता है, वो होता है 1/8 पार्ट, है ना। 1/8 भाग प्राप्त होता है उस यूनिट सेल को उसका। और अगर कोई फेस में एटम है, मान लीजिए जैसे हम बोले कि फेस में होगा, फेस सेंटर में क्या होता है 6 फेस में होता है, तो फेस वाले के लिए आप 1/2 करोगे, सिंपल में आपको निकल जाएगा। सिंपल यूनिट सेल में देखा जाए, सिंपल यूनिट सेल किसे बोलेंगे, जिसका 8 कोना में 8 होगा। अब कोना में अगर 8 है तो कोना में से उसको कितना भाग मिलेगा, 1/8, मतलब 8 उसके कोना में है और 8 में से उसको मिलेगा 1/8 भाग। 1/8 का मतलब है इसके पास आएगा 1 एटम। तो सिंपल यूनिट सेल अगर आपको पूछ लेता है तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स निकल के आएंगे वो होंगे 1 एटम। बॉडी सेंटर क्या होता है कि 8 कोना में तो 8 होगा ही। अब कोना में 8 है तो हम क्या बोले, कोना के लिए आप कितना गुना करोगे, 1/8। तो 8 कोना में तो 8 होगा ही, साथ में कहाँ पे होगा बोलते हैं, मिडिल यानी बीच में होगा, अंदर में। अब बीच में जो होगा तो उसके लिए 1 दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा बोलिए यहाँ पे, ये तो कट जाएगा, 8 से 8 बचेगा 1, 1 + 1 2 एटम। तो BCC के पास आएंगे 2 एटम, जो आपका सवाल भी है, ये पूछा गया है। अब फेस सेंटर देखिए, फेस सेंटर में क्या होगा, 8 कोना में 8 तो होगा ही। अब 8 कोना में 8 यानी कोना वाला को हम गुना करेंगे 1/2 से,
ठीक है। और साथ में क्या बोला कि फेस में होगा। अब एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कितने फेस होते हैं, तो 6 फेस होते हैं। अब 6 फेस में अगर 6 पार्टिकल्स आ जाए तो फेस का कितना भाग मिलेगा उसको, 1/2। अब इसमें 1/2 हम कर देंगे इसको इंटू, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से कट जाएगा 3, तो कितना आएगा 1, इधर 1 आएगा और इधर आएगा आपका 3, मतलब 1 + 3 यानी 4 एटम। तो बीसीसी अगर आप बीसीसी पूछा गया तो अब 2 होगा, एफसीसी पूछने से कितना होगा, 4 आएगा। अब देखते हैं इन सेंटर पे, तो इन सेंटर में हम क्या बोले कि 8 कोना में 8 तो होगा ही, यानी 8 × 1/8, 8 कोना में 8 तो होगा ही। साथ में क्या होगा कि 2 अपोजिट फेस में, तो 2 फेस के लिए 2 पार्टिकल देते हैं हम, और फेस के लिए कितना गुना करना पड़ेगा, 1/2। तो यहाँ से 8/8 कट जाएगा 1, 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा 1, तो 1 + 1 कितना आएगा, 2 एटम। तो आप ये सब याद रखोगे ना। आपको अभी यहाँ पे बीसीसी पूछा गया है, हो सकता है कि आपको सिंपल वाला पूछ ले, फेस सेंटर्ड पूछ ले, इन सेंटर्ड पूछ ले। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल में जो आपको याद रखना थोड़ा सा, कॉर्नर वाले को 1/8 भाग उसको मिलता है उसका एटम का, और फेस में जो एटम होते हैं उसको 1/2, है ना, सिंपल में। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है वो देखिए, बोलता है द परसेंटेज ऑफ स्पेस occupied by spares in a cubic close packing CCP in three dimension is। आपको परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्पेयर, सबसे पहले तो आपको ये टर्म देख लीजिए, द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्पेयर। इसको हम जो बोलते हैं उसको हम पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। देखिए हम आप लोग के नोट पे लेके आए हैं, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स बोलिए, स्पेयर बोलिए। और पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हमको पैकिंग एफिशिएंसी मतलब वही कितना परसेंट जगह कोई स्पेयर घेर रहा है एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब सीसीपी में। आप मान लीजिए लड्डू पैकिंग करते हो तो आप देखे होंगे एक डिब्बा सा होता है ना, डिब्बे के अंदर में हमको लड्डू को पैक करना पड़ता है। तो डिब्बा जो है, डिब्बे जिसमें हम लड्डू पैक करेंगे, उस डिब्बे का अपना जगह होगा या नहीं होगा, होगा। अगर हम उसमें एक लड्डू को रख देते हैं तो क्या वो लड्डू उस डिब्बे का कुछ जगह को अपने में घेर लेगा, तो घेरेगा तो कितना परसेंट घेरेगा वो पूछ रहा है, उसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। अब पैकिंग एफिशिएंसी किसका पूछा गया है, सीसीपी। तो हम इसके लिए नोट्स लिखें। अभी आपको सीसीपी पूछा है, हो सकता है कभी कभी आपको बीसीसी पूछ ले, बीसीसी मतलब वही बॉडी सेंटर्ड, हो सकता है आपको सिंपल क्यूबिक के लिए पूछे, तो हम उसके लिए आपके लिए नोट्स लेके आए यहाँ देखिए सिंपल में। उसके निकालने का तरीका ये होता है ना, जो पूछा गया उसका मतलब है पैकिंग एफिशिएंसी पूछ रहा है आपको, कितना परसेंट उसको जगह घेर रहा है वो। अब देखिए आपको सीसीपी पूछा है, सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और एक होता है एचसीपी का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आपको दोनों अगर पूछे, सीसीपी पूछे चाहे एचसीपी पूछे, दोनों में जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है मतलब जगह जो घेरा जाता है उसका जो निकल करके आता है वो होता है 74%। आप याद रखोगे, अभी आपको सीसीपी पूछा गया, एचसीपी भी पूछेगा तो वो होगा 74%। और यहाँ पे क्या है, बीसीसी है ना, तो बीसीसी जो है, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, उसका जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो 68 होता है, और सिंपल क्यूबिक लैटिस का होता है 52.4। यहाँ पे हम एक ऐड कर देंगे एचसीपी और सीसीपी या फिर एफसीसी, ये तीनों में, एचसीपी बोले, सीसीपी बोले या एफसीसी बोले, तीनों में जो पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कितना परसेंट घेरा गया जगह वो देखा जाए तो 74 होता है। अब बीसीसी के लिए 68 और सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए 52.4। आप ये सभी याद रखोगे। अभी आपको ये पूछा है, हम देख चुके हैं पिछले बार के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसमें बीसीसी, सिंपल क्यूबिक ये भी पूछा जा रहा था। हो सकता है आपके बोर्ड में ये सब आ जाए, तो ये सब इंपॉर्टेंट होंगे ना। आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, समय बहुत कम बचा है आपको लेके लिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, द मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज। मोलालिटी यानी आपको कंसेंट्रेशन टर्म पूछ रहा है, कंसेंट्रेशन टर्म है ना। आप सॉल्यूशन चैप्टर में इस सब का सवाल को देखोगे, कंसेंट्रेशन टर्म पूछा। सबसे पहले कंसेंट्रेशन टर्म, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेंट्रेशन टर्म होते हैं जो आपको जानना चाहिए। पहला होता है मोलारिटी, हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से। दूसरा होता है मोलालिटी, हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। और तीसरा होता है मोल फ्रैक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं x से। अब कंसेंट्रेशन टर्म यही 3 होगा जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारे कंसेंट्रेशन टर्म होते हैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ppm। आप सभी को उनको भी आप पढ़िए, लेकिन हाँ हम देखते हैं कि मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन से आपको सवाल आते रहते हैं, चाहे एक छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव हो जाए या फिर न्यूमेरिकल्स आ जाता है। तो अभी आपको सवाल किसके ऊपर पूछा गया, तो पूछा गया मोलारिटी के ऊपर। तो मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। और हम इसको डिनोट करते हैं मोलारिटी के लिए m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हम करते हैं n सॉल्यूट, n मतलब नंबर ऑफ मोल,
और है आपका वॉल्यूम ऑफ लीटर मतलब VL। अब मोल निकालने का फॉर्मूला, तो मोल निकालने का फॉर्मूला देखिए हम यहाँ निकाल दिए हैं। मोल निकालने का फॉर्मूला, N का मतलब मोल होता है, मोल निकालने का फॉर्मूला हो गया गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। अब किसी का भी मोल निकालोगे तो आप सिंपल में गिवन मास बाय मोलिकुलर मास से आप निकाल सकते हो। वैसे ये बहुत आसान आसान सवाल है, आप इसको कर सकते हैं खुद से भी। फिर भी आप देखते हैं कि अब यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया है। तो सवाल आपसे ये था, क्या था कि मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर सॉल्यूशन। मोलारिटी आपको पूछा है, तो अभी हम आपको बता दिए कि मोलारिटी का फॉर्मूला जो होता है, मोलारिटी यानी M, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। और मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास। तो गिवन मास देख लीजिए यहाँ पे कितना दिया गया, गिवन मास 40 ग्राम, गिवन मास आपको 40 है। गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास किसका निकाला, NaOH का। अब Na का तो होता है 23, हाइड्रोजन का कितना होता है, तो 1 है ना, देख रहे हैं ना आप, NaOH दिया हुआ, NaOH। तो Na का तो होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और H का होता है 1। सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा, 23 और 1 24, 24 16 में 40। तो ये हो गया उसका मोल, गिवन मास बाय मोलर मास। और वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको दिया हुआ देखिए 2 लीटर, ये तो लीटर में ही दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 लीटर एल नहीं लिखते, ठीक है। अब 40 40 कट जाएगा तो बचेगा 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। अब मोलारिटी का अगर आप यूनिट देखोगे तो यूनिट बहुत सिंपल आएगा, आपका यूनिट कितना आएगा, देखिए ये तो मोल हो गया और ये हो गया लीटर, तो 0.5 मोल पर लीटर। अब ऑप्शन देखिए कहीं पे है यहाँ 0.5, तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए, ये हो गया ऑप्शन ए। हाँ, और सेकंड नंबर ऑप्शन में क्या था, BCC ना, नहीं CCP, CCP के लिए क्या आ जाएगा 74%, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आता है चौथा नंबर सवाल, बोलता है EMF ऑफ सेल विथ निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी। EMF ऑफ सेल, EMF आपको निकालना है, यहाँ पे दिया हुआ है E0 है ना, E0 Ni2 प्लस से Ni माइनस 0.25 वोल्ट, और ये दिया हुआ है E0 Cu2 प्लस Cu 0.34 वोल्ट। अब EMF के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, आप उसको देखिए सबसे पहले। ये EMF ऑफ सेल को हम डिनोट करते हैं E0 सेल से। इसका फॉर्मूला होता है E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, और एक होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। आपको दो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है ये देखिए। आपको यहाँ पे दिया हुआ है E0 Ni2 प्लस दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है माइनस 0.25 वोल्ट, और एक आपको E0 Cu2 प्लस Cu आपको दिया हुआ है प्लस 0.3 वोल्ट। अब फॉर्मूला में अगर हम इसको पुट करते हैं, जैसे हम यहाँ पे बना कर रखें हैं, देखिए कि EMF ऑफ सेल जो होगा वो होगा E0 Cu2 प्लस Cu माइनस E0 Ni2 प्लस से Ni। अब Cu2 प्लस आपको दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है आपको ये वाला E0 Cu2 प्लस कितना दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, और निकल वाले का कितना दिया हुआ है, तो निकल का दिया हुआ माइनस 0.25 वोल्ट। अगर हम इसको माइनस करते हैं E राइट या फिर E कैथोड माइनस E एनोड करते हैं तो वहाँ पर आएगा 0.34 माइनस, ये माइनस में है तो माइनस 0.25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के होने के बाद ये आएगा आपका 0.59 वोल्ट। अब हो सकता है कि आपके माइंड में ये सवाल रहे कि सर हम यहाँ पे Cu कॉपर वाले को पहले और निकल वाले को बाद में क्यों लिए, मतलब ई राइट में हम कॉपर वाले को पकड़े और लेफ्ट में हम निकल वाले को पकड़े, ऐसा तो क्वेश्चन में बताया नहीं गया था। तो आप ऐसे खुद से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप ये करोगे पहले, मतलब ये करोगे, इसको आप राइट मानते हो तो आप पहले ये लिखाएगा, जैसे हम यहाँ पे किए कॉपर वाले को पहले दिए हैं। अगर आप इसको राइट मानोगे तो पहले फॉर्मूला में अगर यहाँ देखिए, अगर हम ई राइट मान लेते हैं कि वो निकल वाला है तो निकल वाले के लिए यह होगा माइनस 0.25 होगा, फिर माइनस कॉपर वाला, उसके बाद लेफ्ट वाला कॉपर मानेगा 0.34, और अगर हम इसको करने जाएंगे तो यहाँ पे आएगा ये प्लस माइनस माइनस क्या होगा, माइनस होगा 0.59। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो EMF आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, तो अगर नेगेटिव में आएगा तो EMF कभी भी सेल का नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। तो हम स्पॉन्टेनिटी के बारे में पढ़ते हैं कि सेल बनेगा नहीं बनेगा, तो उसके लिए EMF कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, और नेगेटिव आ जाए तो वो सेल बनेगा ही नहीं, है ना, वो सेल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये EMF नेगेटिव आ रहा है, जब हम क्या मानेंगे, राइट वाले को हम मान लेंगे निकल को और लेफ्ट वाले को मान लेंगे कॉपर को। तो यहाँ पे हम राइट में किसको बिठाएंगे, कॉपर को, और लेफ्ट में किसको बिठाएंगे, निकल वाले को। तो मेरा आंसर आ जाएगा ये वाला 0.59 वोल्ट। तो ऑप्शन कौन सा ही होगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका 0.59 वोल्ट, यानी ऑप्शन ए
सही है। अब पांचवा सवाल क्या बोलता है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट यूज इन हैबर प्रोसेस। अब हैबर प्रोसेस किसे बोलते हैं हम लिख दिए। देखिए हैबर प्रोसेस एक प्रकार का अमोनिया को बनाने का एक प्रिपरेशन है, क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। बड़े मात्रा में अमोनिया बनाया जाता है इस प्रोसेस से, जिसमें नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन करा करके NH3 बनाया जाता है। हम इस रिएक्शन को जल्दी करने के लिए और एक अमोनिया को लार्ज स्केल में प्राप्ति करने के लिए हम यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना, बढ़ाना, है ना। तो कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है, यहाँ पे Fe यूज़ होता है। Fe मतलब आयरन। तो यहाँ पे सिंपल आंसर हो जाएगा कौन सा यूज़ होता है, Fe। फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ऑफ आयरन। आयरन मतलब लोहा, लोहे की प्राप्ति हम कहाँ से करते हैं, अयस्क, है ना, अयस्क। तो कौन से अयस्क से करते हैं ये हमको पूछा गया है कि Fe और का मतलब अयस्क होता है, ठीक है। तो और कौन सा अयस्क, तो लोहे का जो अयस्क होता है वो हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट। हम हेमेटाइट से लोहे को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन में दिया हुआ बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट से हम प्राप्त करते हैं एल्यूमिनियम को। ये सवाल भी पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क जो होता है वो बॉक्साइड होता है, ठीक है। कॉपर का भी आपको पूछेगा कि अयस्क क्या होता है, तो आप थोड़ा सा चार्ट देख लीजिएगा। 6 नंबर चैप्टर है ये, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ प्रॉपर्टीज में आपको मिलेगा ये सब सवाल। तो अभी यहाँ पे Fe का आंसर क्या आएगा, हेमेटाइट आएगा। चलिए अब नेक्स्ट बार पे आते हैं। बोलता था रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज। रोल, जो कैटलिस्ट का जो रोल होता है, एक हम जो कैटलिस्ट डाल देते हैं, जैसे हम हैबर प्रोसेस में यहाँ पे देखें कि हम कौन सा कैटलिस्ट कर रहे हैं, Fe। तो क्या रोल होता है एक कैटलिस्ट का, तो कैटलिस्ट का जो यूज रोल होता है वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब उसका रेट को इंक्रीज करना। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है, जो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा आपका सही हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, ठीक है। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कौन कौन दिया हुआ है, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी एंड फॉर्मेलिटी। सबसे पहले तो आपको बता दें जो टेम्परेचर पे जो डिपेंड नहीं करता है वो होता है मोलालिटी। कौन होता है वो, मोलालिटी। आप यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म को ध्यान से देखिए, हम कंसंट्रेशन टर्म, आपको मोलालिटी के ऊपर सवाल आ चुका था। अब कंसंट्रेशन टर्म में मोलालिटी, इसको आप नोट्स कर लीजिएगा। मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और मोल फ्रैक्शन का होता है मोल्स ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन होता है, टोटल मोल्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक हम फॉर्मूला आपको लिख दिए हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब मोलालिटी को देखिए, पहले तो मोलालिटी पे आते हैं। मोलालिटी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम। अब अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम भी हम लोग का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है ना। तो वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। हम लोग ये देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन में पढ़े हुए हैं ना कि वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकता है टेम्परेचर के साथ, वेरी करता है वॉल्यूम, मतलब हम ये बताना चाहते हैं आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये मास, मोल्स, मोल्स का मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स का मतलब एक संख्या होता है जहाँ पे हम एक मोल्स को अवोगाड्रो संख्या से रिलेट करते हैं। तो मोल्स और मास, मोल्स और मास दोनों हमको पता है कि टेम्परेचर को अगर बढ़ाएं घटाएं तो मोल्स पे मतलब संख्या पे, या फिर मास मतलब क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोलालिटी जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर का, वो टेम्परेचर के साथ ना तो बढ़ता है ना घटता है, वो आंसर मोलालिटी होगा। नेक्स्ट आता था मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, अब मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो आप देख सकते हैं कि क्या पूछा क्या यहाँ पे कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज, कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कैसे होता है ना इलेक्ट्रोलाइट का। सबसे बहुत सिंपल है, मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो इंक्रीज करता है। पहला फॉर्मूला देखिए, मोलर कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं अप्पा एम बोलते हैं इसको, के बाई सी, जहाँ पे के को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी और सी को बोलते हैं कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सवाल क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, यहाँ पे क्या ऑप्शन है पहला आपका, वो है डाइल्यूजन इंक्रीजेज। मतलब अगर हम पतला करते जाएंगे, डाइल्यूजन इंक्रीजेज। तो सब बहुत सिंपल है, डाइल्यूजन का मतलब है कि अगर हम किसी चीज़ को डाइल्यूट करेंगे मतलब पतला करेंगे, एक सॉल्यूशन है मान लीजिए, उस सॉल्यूशन को अगर हम पतला करते हैं तो पतला करने के लिए मान लीजिए हम पानी मिलाएंगे, तो पानी मिलाने पे उसका मात्रा घट जाएगा, उसका कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब हम किसी को अगर डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो कंसेंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और अगर कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कंसेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी पूछा है तो मोलर कंडक्टिविटी में कंसेंट्रेशन नीचे है। अब अगर कंसेंट्रेशन करेगा डिक्रीज, कंसेंट्रेशन मतलब नीचे वाला अगर यहाँ पे डिक्रीज करेगा तो अप्पा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देख रहे हैं नीचे हमारा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम डाइल्यूशन को करते हैं इंक्रीज तो कंसेंट्रेशन हो जाएगा आपका डिक्रीज और आपका अप्पा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। मतलब अगर हमको क्वेश्चन जो पूछा, हमको क्वेश्चन पूछा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज, तो कब इंक्रीज करेगा, जब हम उसको करेंगे डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन को इंक्रीज करने से क्या होगा, तो डाइल्यूशन को इंक्रीज करने से आपका क्या होने वाला है, कंसेंट्रेशन करेगा डिक्रीज, और कंसेंट्रेशन नीचे है तो इसका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्पा है, मतलब ये बढ़ जाएगा आपका मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल क्या है, 10 नंबर सवाल क्या पूछता है, व्हाट इज द कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन
N2O5। N2O5 में नाइट्रोजन का कोवैलेंस कितना होगा? सबसे पहले N2O5 का भी स्ट्रक्चर देखिए, तो ये होता है N2O5 का स्ट्रक्चर, ये वाला यहाँ पे देख रहे हैं N दो है, N2O कितना है 1 2 3 4 5, N2O5। अब N का पूछा है, N2O5 में N का कोवैलेंस है, तो इसको देख लीजिए आप कितना बॉन्ड है, ये 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है, तो इसका कोवैलेंस कितना होगा? 4 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4, ऑप्शन नंबर डी। अब होता है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। अब कलर्ड कंपाउंड कौन बनाते हैं? तो सिंपल हम उसके लिए भी एक नोट सीखे हैं। कलर्ड कंपाउंड के लिए हमको क्या देखना पड़ता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना पड़ता है डी ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे तो हम बता दें, यहाँ पे जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले कि कौन होगा। यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन दिया हुआ था? पहले दिया हुआ है स्कैंडियम 3+, फिर है Mn2+, मैग्नीज, जिंक है, जिंक 2+, और है Ti4। यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो आपका Mn2+ सही है। अब Mn2+ अगर कलर दिखाएगा तो इसका मतलब हम आपको क्या बताए, कलर कौन दिखाएगा? जिसका डी ऑर्बिटल में क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो चेक कर लेते हैं सबसे पहले मैग्नीज का जो परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर, वो 25 होता है। तो 25 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से आएगा, सबसेल वाइज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब Mn2+, ऑप्शन में तो 2+ है, तो 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल जाएगा? 4s, जब बाहर में होगा 2 यहाँ से 2 निकल जाएगा, तो 4 0 बचेगा। अब 3d में कितना है? 5 है। अब d वाले में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल में 5 आपको भरना है, मतलब अनपेयर्ड हुन्स रूल, पहले सिंगल सिंगल भरेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डी वाला में 5 अनपेयर्ड है। अगर 5 अनपेयर्ड है मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड मिलेगा तो ये कलर होगा। और बाकी आप किसी में भी देख सकते हैं, आप स्कैंडियम का कर सकते हैं, उसमें आपको नहीं मिलेगा अनपेयर्ड। आप Zn में कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको नहीं मिलेगा। आप Ti का भी कर सकते हैं, आप इसको खुद से करके देख सकते हैं कि हाँ ये है कि नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2+ आयन Z बराबर 27। यहाँ पे नहीं बोला है कि कौन से एलिमेंट के लिए आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, लेकिन आपको हिंट जरूर दे दिया है कि Z बराबर 27। Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। मतलब आपको क्या करना है कि एटॉमिक नंबर जिसका 27 है उसके M2+ मतलब उसके 2+ आयन में कितने मैग्नेटिक मोमेंट होंगे, हमको ये चेक करना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को हम डिनोट करते हैं म्यू से। इसका फॉर्मूला होता है √N इंटू N+2, जहाँ पे N क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये होता है इसका फॉर्मूला, बहुत सिंपल है ये फॉर्मूला होगा। अब हमको क्या बोला, किसका निकालना है? जिसका Z कितना दिया है? 27। Z यानी एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर 27 किसका होता है? कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का 27। अब 27 के लिए हम कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d7। फिर हमको क्या बोला? M2+ में। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोलता है M2+ में। देखिए 2+2+ करना पड़ेगा, तो ये तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट 2+ क्या होगा? तो 2+ 2 निकालना पड़ेगा, तो कहाँ से निकलेगा? 4s, जो बाहर में होगा 4s से 2 निकल गया, मतलब यहाँ बच जाएगा 4s 0। अब 3d, अब d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो 5, तो 5 हम दे देते हैं पहले, 1 2 3 4 5 हो गया, लेकिन है कितना? 7। तो पहले हम सिंगल सिंगल भरेंगे इसको, 1 2 3 4 5 फिर डबल, तो ये हो गया इसका 3d7। देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। अनपेयर्ड कितने हैं? 1 2 3, तो हमको यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल चुका है कि जिसका परमाणु संख्या 27 है उसके 2+ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3। अब हम यहाँ पे बिठा देंगे 3। तो जैसे बिठाने जाएंगे 3, तो ये आएगा 3 और 3+2 यानी आएगा √3, और 2+3 में आएगा 5 यानी √15। और √15 में अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पे आपको आंसर आएगा 3.87 BM। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी नंबर। हाँ, इसमें आप एक सिंपल सा बात ये भी याद रखोगे कि अगर यहाँ पे ऑप्शन आपको अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, तो मान लीजिए अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा 1 पॉइंट कुछ समथिंग। अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 2 है तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आएगा 2 पॉइंट कुछ समथिंग। अगर किसी का 3 है तो 3 पॉइंट कुछ समथिंग, देख ही रहे यहाँ पे। किसी का 4 होगा तो 4 पॉइंट कुछ समथिंग, और किसी का अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होता है तो उसमें उसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 5 पॉइंट कुछ समथिंग। समझ रहे हैं? आप ये भी याद रखोगे, आपको जल्दी आप ऑप्शन में टिक मार पाओगे। अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोलता है कि आइडेंटिफाई द ऑक्सो एसिड इन विच P एग्जिस्ट इन +5 स्टेट। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में से हम लोग को चेक करना है कि किसमें +5 ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, कौन? फॉस्फोरस यानी P। तो यहाँ पे तो सिंपल मैं आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे जो आंसर है होगा वो सी होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको फॉस्फोरस का देखना है कि वो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर रहा था, हम मान लेते हैं ये X है। अब हाइड्रोजन का होता है +1, कितना हाइड्रोजन है? तो 3, तो 3 के लिए हम कर देंगे ×3। अब O का होता है जनरल में -2, और कितना है? 4 यानी 8।
और सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम प्लस करेंगे तो वो आएगा उसके चार्ज के बराबर, कुछ चार्ज नहीं दिख रहा है यानी 0। अब अगर हम करेंगे तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा -8 इक्वल्स टू 0। अब 3 + -8 आ जाएगा -5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप देख ही रहे हैं कि x बराबर कितने आएंगे, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे x बराबर कितने आएगा, तो यहाँ पे माइनस है, इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा +5। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए 14 नंबर, क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द और इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। इसका तो सिंपल सा आप जानते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम और से, और यानी अयस्क से मेटल की प्राप्ति करते हैं, है ना। और इसमें कौन सा प्रोसेस आपको पूछा है, बोलता है द प्रोसेस हीटिंग द और, हमको अयस्क को गर्म करना है एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में, मतलब एयर हमको देना है उसमें, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें हम करते हैं किसमें है, रोस्टिंग में है, रोस्टिंग में ये प्रोसेस किया जाता है। हाँ, कैल्सिनेशन से कंफ्यूज नहीं होना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है इसमें। कैल्सिनेशन में भी हम हीट को और को हीट करते हैं लेकिन वहाँ पे अब्सेंस ऑफ एयर होता है, कैल्सिनेशन ये नहीं होगा, रोस्टिंग होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म चीलेट। चीलेट का मतलब क्या होता है, तो चीलेट मतलब आप जान लीजिए, चीलेट मतलब जैसे लिगेंड का बात हो रहा, मतलब जाने रहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सवाल है। चीलेट का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे कुछ मेटल रहे, मान लीजिए यहाँ पे एक मेटल है, उसको चीलेट मतलब ऐसे करके पकड़े, उसको ऐसे करके खेकड़े टाइप का, है ना, खेकड़े टाइप से उसको पकड़े, उसको बोलते हैं चीलेटिंग, चीलेटिंग प्रॉपर्टी। तो हमको यहाँ पे ऑप्शन में से हमको पहचानना है कि 4 ऑप्शन में से कौन जो है वो चीलेटिंग लिगेंड या फिर चीलेट फॉर्म करेगा। पहला कौन है ऑप्शन में, एसीटेट, दूसरा है ऑक्जेलेट, तीसरा है साइनाइड और चौथा है अमोनिया। तो आपको बता दें यहाँ पे जो दिखाएगा चिलेटिंग गुण वो ऑक्जेलेट होता है। अब ऑक्जेलेट का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ऑक्जेलेट का फॉर्मूला होता है C2O4 2-, हम अगर इसको स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो ये होता है C2 बोला तो C 2 ठो देखिए और 4 ठो और यहाँ पे 2-। अगर यहाँ पे कोई मेटल है तो वो इधर से भी इसको पकड़ेगा और इधर से भी इसको पकड़ेगा, मतलब ये खेकड़े टाइप से आपको पकड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्जेलेट इसका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, आप लिगेंड कुछ और आप पढ़ लीजिएगा, जैसे यूनिडेंटेड लिगेंड किसे बोलते हैं, डाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड और एम्बीडेंटेड। इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, 15 तो हो गया। 16 नंबर, क्या बोलते हैं, द नंबर ऑफ हैलाइड आयन इन Pt NH3 Cl2 BrCl विल बी। आपको हैलाइड के आयन चाहिए, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ये वाला, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट आप देख रहे हैं। इस ब्रैकेट के अंदर में जो कुछ भी यहाँ पे है सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधे होते हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखा रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और बाहर में एक Cl है। अगर हम इसको पानी में देते हैं तो ये कुछ ऐसे टूटेगा, Pt NH3 Cl2 Br, ये ब्रैकेट्स दिख रहे हैं। ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब ये प्लस होगा और ये टूट जाएगा तो Cl एक ही बाहर है, Cl दिख रहा है, Cl माइनस आएगा आपका, Cl में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो कितने हैलाइड के आयन मिले, हैलाइड हैलोजन आयन कितने मिल रहे हैं आपको, 1। तो इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर 1 आएंगे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, आपको यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है, पता करना है कि ये कौन सा नेम रिएक्शन है। यहाँ पे कुछ नेम रिएक्शन दिखे हुए हैं, देखिए ऑप्शन में, पहला है फ्राजिल क्राफ्ट रिएक्शन, दूसरा है उर्ज रिएक्शन, तीसरा है फिटिक रिएक्शन और है उर्ज फिटिक रिएक्शन। आपको बता दें, नेम रिएक्शन से आपको 5-5 नंबर आते हैं, तो आप नेम रिएक्शन को छोड़ नहीं दीजिएगा। आप बोर्ड से पहले नेम रिएक्शन अगर कर लेते हैं तो आपको 4-5 नंबर तो सिक्योर हो ही जाता है, जहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिया गया है, 2 मोल हेलो एल्केन, या फिर आप बोलो इसको एल्काइल हैलाइड CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड को 2 मोल सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर का जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इथेन बन रहा है, मतलब हायर एल्केन, और 2 मोल NaBr बाहर निकल रहा है। अब जान ही रहे हैं ऐसा रिएक्शन कहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो होता है आपका उर्ज रिएक्शन है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। उर्ज रिएक्शन आपको बता दें, आप फिटिक, उर्ज फिटिक, फ्राजिल का आप सब पढ़ लीजिएगा, ये नेम रिएक्शन है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन में मिल भी जा रहा है कि नेम रिएक्शन आपको यहाँ से ये प्रिपेयर करना है। आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे सवाल आपको सिंपल पूछा है, ये तो उर्ज रिएक्शन होगा, आप ये सब तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आता है 18 नंबर, ये आपका फिर से है ब्रोमोइथेन, या फिर आप इसको ऐसे बोलो इथाइल 2 कार्बन है, इथाइल ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन हो रहा है अल्कोहलिक KOH। ये बहुत सिंपल है, देखिए ऐसे सवाल बार बार आते रहते हैं ना। अल्कोहलिक KOH बोला है, तो अल्कोहलिक
KOH में क्या होता है, हेलो एल्केन का एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और एलिमिनेशन रिएक्शन हो करके बीटा एलिमिनेशन भी होता है। इसको सर्जिया प्रोडक्ट जो होता है स्टेबल, उतना छोड़िए। यहाँ पे हेलो एल्केन में एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करने पे एलिमिनेशन रिएक्शन होने के साथ यहाँ पे आपको एल्कीन देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए है ना, एल्कीन देखने को मिलता है। जहाँ पे ये ब्रोमीन जिस कार्बन से है हम उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, इसके बाद वाले को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। ठीक है, तो बीटा से निकल जाता है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, एक निकल गया तो कितना बचेगा, CH2, और अल्फा से निकल जाता है Br, जहाँ पे है यहाँ पे CH2। तो हम इस सवाल पे थे, यहाँ पे अल्कोहलिक है तो यहाँ पे एलिमिनेशन होकर के आपको एल्कीन बना के देगा। अगर यहाँ पे अल्कोहलिक ना होकर के अगर एक्वस रहता, एक्वस मीडियम, तब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और ब्रोमीन हट करके OH अंदर आता, मतलब अल्कोहल बनता, ऑप्शन बी बनता। लेकिन यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे मीडियम कौन है, अभी अल्कोहलिक है। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 19 नंबर। क्या बोलता है, ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन टू ऑल ये एक अल्कोहल है, आपको पहचान ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। सिंपल में सबसे पहले ब्यूटेन के लिए हम कितना कार्बन होगा, तो ब्यूटेन के लिए होता है 4 कार्बन, लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब ब्यूटेन 2 नंबर पे बोला है कि क्या होगा, ऑल होगा, मतलब 2 नंबर पे आपका आएगा OH। तो आप किधर से भी करिए, इधर से करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका OH, और आप भर दीजिए इसको CH3 CH2 CH3, सही है। अब 2 नंबर पे ऑल। अब देखिए ऑल जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कितना कार्बन से है, तो 1 2 से, मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल है आपका, 2 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद यहाँ पे और एक सवाल देखिए 20 नंबर का, C2H5OH, ये इथेनॉल है, 2 कार्बन वाला अल्कोहल है। इसको अगर H2SO4 और 443 केल्विन पे अगर गर्म किया जाए तो सिंपल में आप समझ ही रहे हैं, ये अल्कोहल में आपको बहुत बार पढ़ाया जाता होगा कि इस रिएक्शन में जो होता है वो डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का निकल जाना। तो यहाँ पे देख रहे हैं OH है, OH को अगर एक H मिल जाए यहाँ से, ये दिख रहा है ये पार्ट, इस पार्ट से अगर H मिल जाए तो ये H2O मतलब डिहाइड्रेट होकर के बाहर निकल सकता है, पानी लेकर के बाहर वो निकल सकता है। OH को अगर H मिल जाए तो OH को H मिलने पे यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है और यहाँ पर भी अल्कीन बनता है आपका, और वो ऑप्शन ए होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, C2H5 है तो C2H5 में 2 कार्बन दे देते हैं, ठीक है, एक में तो OH लगा हुआ है, यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पे होगा CH2, देख रहे हैं CH3 CH2। अब ये OH जब हम इसको इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 470 केल्विन, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है। OH जहाँ पे लगा हुआ है इसको हम अल्फा बोलते हैं, यहाँ बीटा बोलते हैं। बीटा से निकल जाता है हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ बचेगा अब CH2, ठीक है, और यहाँ से निकल जाता OH, अल्फा से OH, तो यहाँ पर भी बचेगा CH2। अब यहाँ से भी निकल गया है और यहाँ से भी निकल गया, दोनों का हाथ खाली है, दोनों यहाँ पे मिला के बनाएंगे डबल बॉन्ड। इस प्रकार से यहाँ पर भी हो रहा था एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्कोहलिक के प्रेजेंस में एक्वस होने पे OH घुसेगा और ये बनाएगा। चलिए अब आते हैं 20 नंबर सवाल हो गया है। अब 21 नंबर सवाल, इसमें और 15 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन अभी कर लिए हैं, ऑब्जेक्टिव में आपको 35 क्वेश्चन है, वो बहुत लंबा वीडियो बन जा रहा है, इसीलिए हम नेक्स्ट पार्ट 2 जल्दी लाएंगे इसका। आज कल तक ये अपलोड हो जाएगा पार्ट 2 वाला, और जितना भी किए हैं उसके लिए प्रैक्टिस करिए। हम फिर इसके लिए भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने का कोशिश करेंगे। फिर क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्ट क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे, हम फटाफट आप लोग को देते रहेंगे, ठीक है। बढ़िया से पढ़िए, लगन से पढ़िए, मन से पढ़िए, और बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दीजिए, ठीक।